हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नित्या एक बहुत ही नटखट और चुलबुली लड़की थी। उसे काला खट्टा खाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा काला खट्टा ही खाया करती। कहीं बाहर जाना हो या घर में मंगवा कर खाना हो, उसका मनपसंद बस काला खट्टा था। उसकी माँ जया नित्या की काला खट्टा खाने की आदत से बहुत परेशान थी। जया नित्या को हमेशा रोकती थी, लेकिन नित्या कभी भी जया की बात नहीं सुनती। एक दिन नित्या बाहर अपनी दोस्त गीतिका के साथ काला खट्टा खाने जाती है, लेकिन गोले का ठेला ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो जाती है। तब नित्या कहती है, अरे यार, सब जगह देख लिया लेकिन काला खट्टा कहीं नहीं मिल रहा। चल बहुत देर हो गई, आज नहीं मिलेगा तेरा काला खट्टा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा काला खट्टा? खाने आए हैं तो खाकर ही जाएंगे। जब मिलेगा नहीं तो खाएगी कैसे? मिलेगा नहीं तो काला खट्टा बनाने का सामान ले चलेंगे, घर पे बना लेंगे। तू क्या पागल हो गई है? मैं बहुत थक गई हूँ। तू बना और तू ही खा अपना काला खट्टा। लगता है तू पागल हो गई है। जो हमें खाना है हम वही खाएंगे, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तू ही जा और बना, मैं तो चली। इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा। सड़ी गर्मी तभी काला खट्टा खाने का मजा आएगा, चुस्कियाँ ले लेकर। भाई सोच कर ही मजा आ गया। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल और जो भी लेना है जल्दी ले, वरना मैं चली सच में यहाँ से। दोनों काला खट्टा का सामान लेकर नित्या के घर जाते हैं और फिर दोनों काला खट्टा बनाने लगते हैं। जहाँ बर्फ को घिसने की कोशिश करती हुई गीतिका नित्या से कहती है, हाय राम, ये बर्फ तो घिसी नहीं रही। दे, मैं घिस देती हूँ। ठीक है, ये तो मुझसे घिसी नहीं रही है। चल छोड़, आगे बनाते हैं। आगे तो तब बनेगा ना जब यहाँ शुरू होगा। इतने में रसोई में जया आती है और दोनों को काला खट्टा बनाते हुए किचन को बर्बाद करता देखकर कहती है, अरे दोनों ने मिलकर ये क्या गंद फैला दिया पूरे किचन में, शक्ल ही बिगाड़ दी। हम तो बस काला खट्टा बना रहे थे। आग लगे तेरे काले खट्टे में। 10 रुपए के काले खट्टे के चक्कर में मेरी मेहनत बढ़ा दी। किचन कौन साफ करेगा? मुझे तो बोलना भी मत आंटी, क्योंकि मैं तो पहले ही मना कर रही थी। लेकिन नहीं, मैडम जी को तो काला खट्टा खाए बिना नींद ही नहीं आएगी, है ना? मुझे काला खट्टा खाना था, मिला नहीं तो घर पर बनाने लगी। जया नित्या को बहुत डांट लगाती है, लेकिन नित्या पर कोई असर नहीं पड़ता। नित्या को काला खट्टा खाने की बहुत बुरी आदत लग गई थी। वो अब हर बार काला खट्टा ही खाने चली जाया करती और उसको बनाने की कोशिश में किचन का हाल बुरा कर देती। ऐसा ही चलता रहता है और दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद वो दोबारा काला खट्टा खाने जाती है और खाते समय उसकी मुलाकात सूरज नाम के लड़के से होती है, जो उसको काला खट्टा बड़े चाव से खाता देखकर कहता है, तुम ये काला खट्टा कैसे खा लेती हो? तुम्हें पसंद नहीं है तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है तुम्हारे साथ। और पहली बात, मैं तुमको जानती हूँ क्या, जो तुम मुझे यहाँ फ्री की एडवाइस देने आए हो? मैं तो यहाँ तुम्हें देखकर आया। तुम इतने मजे में चुस्की लेते हुए खा रही हो तो पूछना तो बनता है ना। पूछ लिया ना, तो अब जाओ, या फिर एक बार ये काले खट्टे का स्वाद लेकर देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, तुम बोल ही रही हो तो कर लेता हूँ ट्राई, लेकिन मैं पैसे लेकर नहीं आया, तुम दिला दो एक। नित्या एक काला खट्टा खरीद कर सूरज को देते हुए बोलती है, ये लो, बताओ कैसा है? इतना भी खास नहीं जितनी तुम हो। दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे दोनों में बातें आगे बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनकी पसंद प्यार में बदल गई, जिसके चलते दोनों अक्सर मिलते और साथ काला खट्टा खाते। कुछ समय बाद दोनों अपनी शादी के लिए घर पर बात करते हैं और दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो नित्या घर का सारा काम करने लगती है और थोड़ा कम काला खट्टा खाती है, लेकिन गर्मियां जाने पर जब ठंड की शुरुआत होती है तो एक दिन नित्या की सास हेमा नित्या को कहती है, बहू, ठंड का मौसम आ रहा है, इसलिए अब ठंडा पानी और बर्फ रखना बंद कर दे फ्रिज में, किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। ठीक है माँ जी। नित्या ये सब तो बंद कर देती है, लेकिन काला खट्टा खाना बंद नहीं करती और सर्दी के मौसम के साथ ही काला खट्टा मिलना ही बंद हो जाता है। काला खट्टा ना मिलने की वजह से नित्या बहुत दुखी हो जाती है और सूरज को जाकर बोलती है, सुनिए ना,
काला खट्टा कहीं मिल नहीं रहा और मेरा काला खट्टा खाए बिना मन नहीं मानता। अरे पगली, अब सर्दी का मौसम आ गया है तो तुम्हारे लिए ये काला खट्टा कहाँ से लाएं? मुझे नहीं पता, आपको तो पता है ना मुझे काला खट्टा कितना पसंद है। आप कहीं से भी ला कर दो, लेकिन मुझे ला कर दो। मुझे काला खट्टा खाना है, वो भी आज। तुम बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? काला खट्टा ही तो है, गर्मी आएंगी तब खा लेना। आप मेरी इतनी सी भी जिद को पूरा नहीं कर सकते। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हुआ? अरे ये तो तुमने दिल पर लगने वाली बात बोल दी। मैं अभी कहीं से भी जाकर तुम्हारे लिए काला खट्टा लाता हूँ। सूरज नित्या के लिए काला खट्टा लेने जाता है और सब जगह देखने लगता है। जब उसे कहीं भी काला खट्टा नहीं मिलता तो वो घर वापस आता है और नित्या को बोलता है, मैं तो बहुत बुरी तरह थक गया, सब जगह देख लिया लेकिन तुम्हारा काला खट्टा नहीं मिला। सर्दी का समय चल रहा है, अब तो वैसे भी नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो कहीं से भी ले आते। आप घर आकर झूठ बोल रहे हो। अगर सब जगह देखा होता तो कहीं ना कहीं मिल जाता। तुम भी क्या बोल रही हो? सब जगह देखा, तभी तो इतनी देर हो गई आने में। आप वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ हम पहले मिले थे? अरे बाबा, सब जगह में वो भी आता है, वहाँ भी नहीं मिला। हटो, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं खुद ही लेने जा रही हूँ। अगर मुझे मिल गया ना तब बताती हूँ मैं आपको। आई बड़े झूठ बोलने वाले। नित्या भी बाहर निकलकर काला खट्टा देखने जाती है और उसे कहीं भी नहीं मिलता और वो रोने लग जाती है। रोते रोते वो घर वापस आती है जहाँ वो सूरज से कहती है, सूरज जी देखो ना, कहीं काला खट्टा मिल ही नहीं रहा और काला खट्टा खाए बिना मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तुम्हें इतना ही मन हो रहा है तो तुम घर पर बनाकर खा लो ना। मुझे नहीं आता काला खट्टा बनाना। कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। आप बनाओगे? हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। सूरज नित्या के लिए काला खट्टा बना कर लाता है और वो काला खट्टा नित्या को बहुत पसंद आता है। नित्या सूरज को रोज रोज काला खट्टा बनाने को बोलती है। ऐसा ही चलता रहता है। ये सब देखकर एक दिन हेमा नित्या और सूरज के पास जाकर बोलती है, ये क्या है बहू, तूने तो मेरे बेटे को गोले वाला ही बना दिया है। तुझे पता है कि कितना थक हार कर ये घर आता है और तू इसे अपना काला खट्टा बनाने में लगा देती है। माँ सही ही तो बोल रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक बार क्या काला खट्टा बना दिया, तुम तो रोज रोज मुझसे बनवाने लगी। आपको तो शुरू से पता था ना कि मुझे काला खट्टा खाना पसंद है। हाँ, मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम काला खट्टा खाने के लिए इतनी पागल हो। इसमें पागल वाली क्या बात है? आपको भी तो कुछ अच्छा लगता होगा। अरे नास बेटी, तुझे कोई तेरे भले के लिए ही समझा रहा है और तू उल्टा उसे ही जवाब दे रही है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे लिए ये रोज रोज नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूँ ये रोज रोज के ड्रामे से। मैं जब आपके लिए कुछ करती हूँ तो मैं उसे ड्रामा नहीं बोलती, लेकिन आपने मेरे लिए कुछ कर दिया तो वो ड्रामा हो गया। एक ही चीज के पीछे इतना पागल होना ये ड्रामा ही है। अब तुम बता दो मुझे कि तुम्हें अपना काला खट्टा पसंद है या मैं, आगे तुम्हारी मर्जी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद आप ही हो। हाँ तो बस, अब तुम ये रोज काला खट्टा नहीं खाओगी। लेकिन मुझे काला खट्टा भी बहुत पसंद है। तो तुम मेरे साथ मत रहो। तुम्हें काला खट्टा खाने को मना नहीं है, लेकिन तुम्हें ये काला खट्टा खाने का पागलपन है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी बात को समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब से नहीं कहूँगी और मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब से ये पागलपन नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। नित्या सूरज की बात सुनती भी है और समझती भी है कि किसी चीज के इतना भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि उससे दूसरों को परेशानी होने लगे। नित्या अपनी काला खट्टा खाने की आदत को सुधारने लगती है और किसी को परेशान नहीं करती। गौरव अपनी नई नवेली दुल्हन माधुरी को लेकर घर आता है और उसको दरवाजे पर खड़ा करके बोलता है, सुनो जाने मन, मैं ना माँ को बता कर आता हूँ कि मैं उनके लिए बहू लाया हूँ। जब तक तुम यहीं रहो, और हाँ, माँ के सामने जल्दी से जुबान मत खोलना, अंदर आने के बाद खोलना, वरना हमें गेट से ही रुखसत कर देंगी। माधुरी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। इसके बाद गौरव घर के अंदर से अपनी माँ कुंती के पास जाकर उनके पैर छूकर बोलता है, देखो माँ, मैं आ गया, और पता है मेरे साथ कौन आया है? कौन बेटा? माँ, मैं शादी करके आपके लिए बहू लाया हूँ। गुस्सा मत करना, मानता हूँ बताना चाहिए था, पर सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया और मैं उससे प्यार करता था, तो सोचा क्यों देर करनी अपनी शादी के लिए, करके ही चलता हूँ। वाह बेटा, जब तूने इतना सब कुछ जल्दी जल्दी में कर ही लिया था तो एक पोता या पोती भी ले आता जल्दी जल्दी में। नालायक कहीं के। अब बता, बहू कहाँ है और दिखने में कैसी है? अच्छी तो है ना? अरे माँ, बहुत सुंदर है, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आओ मिलवाता हूँ। गौरव कुंती को माधुरी से मिलवाता है, जिसके बाद अपनी नई बहू का चेहरा देखकर
कुंती बोलती है। अरे बेटा सच्ची बहू तो बहुत सुंदर है। रुक मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। कुंती आरती उतारकर अपनी बहू का स्वागत करती है और फिर अंदर सोफे पर बैठकर अपनी बहू से उसका नाम पूछते हुए बोलती है। बहू तेरा नाम क्या है और घर के काम तुझे आते हैं या नहीं? मादी मेरा नाम माधुली है। मैं तो तब आता है दालू पोता बलतन, तब तो आप तंता मत तलो। हाय लाम, ये क्या बोली? माँ ये क्या बोल रही हो? हे भगवान नालायक, तुझे ये तोतली ही मिली थी शादी करने के लिए। देख इसके इंट्रोडक्शन ने ही मेरे शब्द हिला दिए। हाय गंदी औलाद, जिंदगी में कोई काम तो ढंग का कर लेता। माँ दिल मिलना जरूरी होता है, शब्दों का क्या है, वो तो इधर उधर हो ही जाते हैं। और ये ना खानदानी तोतली है। खानदानी तोतली? ये क्या कोई बिजनेस है जो खानदानी चलता आ रहा है? नालायक साफ साफ बता क्या कहना चाह रहा है। अरे माँ इसके पापा भी तोतले थे, उनके पापा भी तोतले थे और उनके पापा भी तोतले थे, लेकिन इसके पापा का कोई लड़का नहीं था, बस ये लड़की ही थी, इसीलिए खानदानी तोतलाहट इसमें भी आ गई। हाय राम, ये खानदानी बीमारी अब हमारे घर भी आ गई। मतलब आगे की पुश्ते हमारी भी तोतली ही होंगी। अले मादी आप तो तुतलाओ दी, आपते खानदान में थोली ना इतने पलम पलाए। पर तू तो हमारे खानदान में आ गई ना तोतली कहीं की। माधुरी का तुतलाना देखकर कुंती की हालत ही खराब हो जाती है। वो अपनी किस्मत पर रोते हुए बोलती है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिल गई। अब मोहल्ले में पता लगा ना तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अरे माँ हम किसी को नहीं बताएंगे कि माधुरी तुतलाती है, और सबको पता भी लगा कि मेरी शादी हो गई है तो माधुरी सबको बस सर हिला के जवाब देगी। क्यों माधुरी, दोगी ना? हाँ दौलत दी, देता आप तेन दे, मैं वैता ही तलूंगी। नहीं, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है, इसलिए बहू तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, ताकि किसी को पता ही न चले कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। ओते मादी। कुंती चाहती थी कि उसकी बहू के आने का किसी को पता न लगे, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन सरला उनके घर आती है और उसकी नजर कुंती के पास खड़ी माधुरी पर पड़ती है, तो वो कुंती से बोलती है। अरे कुंती, यह कौन है? यह थारी बहू है के? अरे गौरव, तू तो बड़ी सुंदर बहू लाया है। अरे कुंती, मुंह दिखाए के खर्चे से बचना चाहे है के? जो बताया नहीं थारे घर बहू आ गई। अरे नहीं सरला बहन, अभी तो आए ही है ये। मैं ही नहीं मिली तो बाकियों से कैसे मिलवाती, इसलिए सोचा कल बुलाती हूँ मुंह दिखाई के लिए। अच्छा, कल की सोची है के? चल बढ़िया, मैं सबको बोल दूंगी, तू चिंता ना कर, कल मिलते हैं। कुंती जिस चीज से बचना चाहती थी उसी में फंस गई थी। अब उसको ना चाहते हुए भी अगले दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई रखनी पड़ती है। अगली सुबह सभी औरतों के घर आने के बाद जब कुंती माधुरी को लेने उसके कमरे में जाती है तो वो उससे बोलती है। देख बहू, नीचे सबके सामने कुछ नहीं बोलना, ठीक है? कोई पूछेगा क्यों नहीं बोल रही तो वो मैं संभाल लूंगी। तमद्दई। कुंती माधुरी को सबके सामने लेकर जाती है, जहाँ पर सब उसका चेहरा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन तभी सरला माधुरी को टोकते हुए बोलती है। अरे बहू गूंगी है के? देख रही हूँ जब से आई हूँ एक शब्द न बोली। अरे नहीं, थोड़ी शर्मीली है इसलिए। कोई नहीं, आप तो आते जाते रहेंगे, कभी और सुन लेना आवाज। अरे कभी और क्यों, अब भी सुननी है। चल बहू, एक आधा गाना ही सुना दे ताकि हमारे कानों को भी सुकून मिल जावे। अरे मैं गा देती हूँ, उसको भजन वगैरह नहीं आते ना, मैं सुनाती हूँ। अरे जरूरी नहीं कि भजन ही गावे, जौन सा गाना गाना चाहे है वो गा दे। चल बहू शुरू हो जा। सरला की इतना बोलते ही माधुरी मन ही मन में बोलती है। अब ता तलू, माधी भी तो उतना ही बोल रहे, ये ताम तलती हूँ, गा ही देती हूँ। अरे गा बहू। ना तू ओद नी ओद ते यार, ते दिल पल देती ओ दया। माधुरी का तोतली आवाज में गाना सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर कुंती बोलती है। तुझे बोला था ना मुंह मत खोलियो, करवा दी मेरी बेइज्जती। अरे कुंती, काहे की बेइज्जती? अरे कितनी फनी है थारी बहू। अरे बेटा जरा एक गाना और सुना दे, वो सलमान खान का, लगन 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 लग गई रे। अले आंटी थी, वो तो मेरा फेवरेट गाना है। लो तो मैं अभी गाती हूँ। लदन 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 लद दई है, मैं तो लदन लदी। बहू बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और आप सब, अगर आप सबका मनोरंजन हो गया हो तो जाओ यहाँ से। किसी की कमी कहीं मजाक बनाने वाले पड़ोसियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जाइए। कुंती को गुस्से में देखकर सभी उसके घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
कुंती अपने बेटे को बोलती है। मिल गई शांति तुझे, मोहल्ले भर में मेरी बेइज्जती करवा कर। अरे इस तोतली के सिवा क्या बाकी लड़कियां मर गई थी जो तू इसको उठा लाया। आज मैंने इसके लिए अपने पड़ोसियों से नाता तोड़ा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये पसंद नहीं है। कुंती की बात सुनकर माधुरी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ गौरव उसको बोलता है। क्या हुआ मेरी माधुरी को, ऐसे रो क्यों रही है? सुना नहीं आपने, तातू माने ताता मेली बताते आप तो उनको तलमिंदा होना पड़ा। वो ताती है कि मैं आपती और उनती जिंदगी ते तली दाऊं। तुम पागल हो, ऐसा क्यों कह रही हो? पहली बात तो ये कि माँ ने तुम्हारा दिल नहीं देखा अभी तक, बस आवाज सुनकर ही वो तुमसे नफरत कर रही हैं। जब उनको पता लगेगा कि उनकी बहू दिल की कितनी अच्छी है तो वो तुमको दिल से अपना लेंगी। नहीं दौलत दी, मुझे नहीं लगता मादी में तो अपनाएंगी, इसलिए मैं तो तले दाना चाहिए। गौरव और माधुरी की बातें दरवाजे पर खड़ी कुंती सुन लेती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है। बहू मेरे लिए अपना पति और बसा बसाया घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, और मैं हूँ कि सिर्फ उसके तोतलेपन की वजह से उसको अपना नहीं रही। नहीं, मैं अपनी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर कुंती कमरे के अंदर आती है और माधुरी को बोलती है। बहू तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी? तेरे तुतलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब तक मैं सिर्फ तेरे शब्दों का फिसलना देख रही थी, लेकिन गौरव ने सही कहा। जिस दिन मैंने तेरा दिल देख लिया तुझे अपना लूंगी, और आज मैंने वही तेरा बड़ा दिल देखा है। मेरी खुशी के लिए तू अपना प्यार छोड़कर जाने को तैयार हो गई। मादी अदल में तुतलाती नहीं तो क्या फिर आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती? हाँ बहू, मैं फिर भी तेरे को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ली हूँ। तुझे तो ये प्रॉब्लम है? वाह माँ, तुम तुतलाते हुए कितनी फनी लगती हो। ऐसा करते हैं, हम सभी तुतला कर बात करते हैं, फिर पता नहीं चलेगा कि असली तुतला कौन है। सही हाँ, कुंती के सामने जब उसकी बहू के साफ दिल वाली छवि आती है तो वो उसके तोतले होने की कमी को नजरअंदाज कर देती है और उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। दिव्यांका अपने क्रश, अपने बेस्ट फ्रेंड या यूं बोले कि जिसे वो बहुत प्यार करती थी, उसका लाइब्रेरी में वेट कर रही थी। 2 घंटे बाद ऋषि अपना बैग लेकर आता है और जोर से चिल्लाकर कहते हुए उसके पास बैठ जाता है। ओह सॉरी दिव्यांका, मैं आ गया, थोड़ा लेट हो गया। ऋषि ये क्या बदतमीजी है, तुझे दिखता नहीं है हम लाइब्रेरी में हैं, तो अपना ये मुंह बंद रखना, हम बाहर जाकर बात करेंगे, अभी तू पढ़ ले। ओह सॉरी दिव्यांका, यार मैं भी पढ़ता हूँ, अपनी ही बुक दिखा। तू नहीं सुधरेगा, पढ़ ले। इस तरह दोनों पढ़ने के बाद बाहर आते हैं, जहाँ दिव्यांका उसे गुस्सा करते हुए बोलती है। ऋषि तो कब पंचुअल होगा यार, कितना कहती हूँ सुनता ही नहीं है। तुझे पता भी है मैं कब से कैंटीन पे बैठी तेरा वेट कर रही हूँ, और तूने आज चैलेंज किया था कि तू जल्दी आएगा, जो तू हार चुका है, तो अब चुपचाप से ट्रीट दे मुझे। सॉरी यार, वो मैं लेट उठा आज भी, पता नहीं चला, और पैसे नहीं लाया, तू खिला दे आज। झूठ मत बोल मेरे से। अरे यार सच्ची में। वो तो मुझे अभी पता चल जाएगा। दिव्यांका ऐसा बोलकर उसकी दोनों पॉकेट में अपने दोनों हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश करती है। तभी ऋषि को गुदगुदी होने लगती है और वो उछल कर हंसते हुए बोलता है। अरे दिव्यांका, अरे यार क्या कर रही है यार, गुदगुदी हो रही है, बस ना, अच्छा देता हूँ, रुक। अरे पागल हो गया क्या, इतना क्यों हंस रहा है, दौरे पड़ रहे हैं क्या? चिमकांडी कहीं की, कर लिए चोरी मेरे पैसे। अब क्या देगा, मिल गए मुझे तो। देखा कितना बड़ा नोट निकला है 2000 का, इसमें तो मैं 4 दिन पार्टी कर सकती हूँ। तो क्या करूँ, अकेले तो जाऊंगी नहीं, मुझे नहीं पता इन क्लब और लॉन्च के बारे में। चल मैं चल लेता हूँ तेरे साथ, तुझे घुमा कर ले आऊंगा, पर पहले ये कपड़े चेंज कर, जब देखो ऐसे कपड़ों में रहती है, थोड़ी शॉर्ट ड्रेस पहन कर चल। तू पागल है क्या, मैं और शॉर्ट ड्रेस? दिव्यांका उसकी कैसे कोई बात टाल सकती थी, इसीलिए वो ऋषि के साथ मॉल जाती है, जहाँ ऋषि उसे अपनी पसंद की ड्रेस दिलवाता है। जैसे ही वो तैयार होकर आती है, ऋषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी दिव्यांका उसका मुंह बंद करते हुए बोलती है। ओए बंदर, अपना मुंह बंद कर, तभी देखा नहीं है क्या? वो कुछ नहीं, पागल इतनी अच्छी लग रही है, ये चश्मा हटा अपना आज। ऋषि ये बोलते हुए उसका चश्मा उतारता है और तब दिव्यांका बोलती है। अब ठीक हूँ, चले। ऋषि को आज मैं पसंद आई। वाओ,
अरे इसे प्रपोज कब करो कुछ समझ नहीं आता। हाँ अब तो बिल्कुल ठीक लग रही है, चल। इस तरह दोनों लॉन्च पहुंच जाते हैं, जहां जाकर वो हुक्का पीते हैं और डांस करते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर लंच करते हैं। दोनों पूरे दिन बहुत नाचते हैं। दिव्यांका को थोड़ी सी चढ़ जाती है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। तभी ऋषि फिर से उसे संभाल कर अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, गलती कर दी मैंने इस लड़की को यहाँ लाकर। वैसे तो इतनी सीधी सादी बनती फिरती है और यहाँ आकर इतनी चढ़ा लेगी मुझे तो पता ही नहीं था। ले बेटा संभाल अब तू ही इसे। ऋषि तुम मुझे छोड़ के मत जाइए, तो ना हमेशा मेरे साथ रहे। अरे तेरे साथ ही हूँ चिमकांडी। ऋषि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि तू मुझे छोड़ के मत जाइयो। तुझे पता भी है आज मैं तुझे आई लव यू बोलने वाली थी। क्या तू मुझसे प्यार करती है? और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैं प्यार नहीं करता। शुक्र है होश में नहीं है, वरना मैं इसका दिल तोड़ देता तो इसे कितना बुरा लगता। नहीं मैं इसके साथ ये नहीं कर सकता। पहले घर ले जाता हूँ अपने। नहीं नहीं अपने घर तो नहीं ले जा सकता इसे। एक काम करता हूँ होटल में ले जाता हूँ। हाँ ये ठीक है। ऋषि उसे एक होटल में लेकर जाता है, जहां वो उसके होश में आने का वेट करता है। सुबह हो जाती है, तभी दिव्यांका उठ जाती है और कहती है, ऋषि हम यहाँ कैसे आ गए? तूने इतनी पी थी कि ना मैं तुझे तेरे घर छोड़ सकता था ना अपने। माँ भाई तुझे ऐसे देखते तो क्या बोलते, इसीलिए यहाँ ले आया। चल अब यहाँ से चलते हैं। तू ठीक तो है ना? आंटी को बोल दियो कि तू अपनी कॉलेज की लड़कियों के साथ स्टडी कर रही थी रात भर, फिर वहीं सो गई। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। ऋषि अपना बैग लेकर उसके घर के पास आता है और कहता है, दिव्यांका मैं लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया और अब नहीं आऊंगा। तू अपना ख्याल रखना। सब बहुत जल्दी में हो गया यार, मैं बता नहीं पाया। माफ कर दियो मुझे। सॉरी दिव्यांका, लेकिन तू जो चाहती है वो हो ही नहीं सकता। दिल तोड़ नहीं सकता, इसीलिए जा रहा हूँ। पर ऋषि मुझे तुझे बहुत जरूरी, बहुत से भी बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है। प्लीज मेरी बात सुनना। मैं जानता हूँ तू क्या बोलेगी, लेकिन मुझे जाना होगा तेरे कहने से पहले। सॉरी दिव्यांका, फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं वहाँ पहुँचकर बात करूंगा। बाय दिव्यांका, अपना ख्याल रखना। ऋषि गले लगकर उसे छोड़कर चला जाता है और दिव्यांका टूटकर बिखर जाती है। 4 साल बीत जाते हैं। इस बीच दिव्यांका की शादी स्वयं नाम के लड़के से हो जाती है, जहां शादी की शुरुआत कॉम्प्रोमाइज से शुरू होती है, लेकिन बाद में प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही एक शाम स्वयं आता है और सीधा किचन में जाकर पीछे से दिव्यांका को पकड़ लेता है और दिव्यांका कहती है, स्वयं जी आप आते ही ये सब स्टार्ट कर देते हैं। माँ जी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे माँ कुछ नहीं कहेगी, डोंट वरी। माँ तो अपने कमरे में है, उनको चुपके से देखकर आया हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आया। चलिए खाना बन गया है, आप फ्रेश होकर आ जाइए। और हाँ माँ जी को भी बुला दीजिए। ठीक है जानू। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सास मोहना स्वयं को कहती है, अरे स्वयं बेटा अपने छोटे भाई को बोल दे, बहुत पढ़ाई और नौकरी कर ली बाहर रहकर, अब घर भी आ जाए। तेरी शादी में तो आया नहीं, कम से कम तेरी पहली शादी की सालगिरह पर तो आ जाए। ठीक है माँ, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। अरे छोटू तू कब आएगा? कल तेरी भाभी और मेरी एनिवर्सरी है। भैया अभी टाइम लग जाएगा 1 हफ्ते का। अच्छा मुझे काम है, बाद में बात करता हूँ। देखा माँ अपने इसे, ये ना तो बात कर सकता और ना ही यहाँ आ सकता। इसके बिना ही मनानी पड़ेगी हमें एनिवर्सरी। चल कोई बात नहीं, खाना खा ले। बहू परोस दे जरा खाना। दिव्यांका मोहना को खाना परोस देती है। अगले दिन वो सचकर अपनी सास से आशीर्वाद लेती है और शाम को एनिवर्सरी पार्टी में सब आए होते हैं। दोनों एनिवर्सरी का केक कट करने ही वाले होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है और सभी कहते हैं, अरे ये अचानक से लाइट को क्या हो गया, देखना पड़ेगा। अरे लाइट को क्या हो गया? तभी अचानक से एक लाइट ऋषि के ऊपर पड़ती है, जो गिटार बजाते हुए एंट्री मारता है। उसे देखकर स्वयं और मोहना गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्यांका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, ऋषि मतलब ऋषि इनका छोटा भाई है। क्यों भगवान, जब मैं अपनी इस नई दुनिया में खुश थी तो फिर आपने ऋषि को वापस क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में? अरे दिव्यांका देखो ना, मेरा छोटू आ गया। तूने हमसे झूठ बोला था ना। अरे भैया बार बार छोटू मत बोला करो, और झूठ मैंने सरप्राइज देने के लिए बोला था।
अरे भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैं तो विश करूँ जरा। तो यहीं रुक, मैं बुलाता हूँ। स्वयं उसे लाकर अपने भाई के सामने खड़ा कर देता है। तभी दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। जहाँ दिव्यांका की आंखों में आंसू होते हैं, वहीं ऋषि अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी भाभी के रूप में देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, दिव्यांका तुम? क्या बोला तूने? तू जानता है? और नाम कैसे पता? वो भैया आपने ही तो बोला था। मैं तो आज पहली बार मिल रहा हूँ अपनी भाभी से। दोनों उस वक्त कुछ नहीं कहते। अगले दिन ऋषि उसे अकेला पाकर बोलता है, दिव्यांका तुमने मेरे भाई से जानबूझकर शादी की ना? वाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी बन गई। मुझे नहीं पता था कि तुम स्वयं जी के छोटे भाई हो। ये शादी हमारे पेरेंट्स ने करवाई थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। और मुझे क्या पता था कि तुम मुझे अचानक ऐसे मिल जाओगे। और ये बताओ कि तुम उस दिन अचानक ऐसे चले क्यों गए थे? तुमने उसके बाद कभी मुझसे बात भी नहीं की, एक बार पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ। जानबूझकर चला गया क्योंकि तुम मुझसे अपने दिल की बात कहती और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।